देखिए सर, ये फिजिक्स का टेस्ट हम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है ना, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का पैटर्न है। ठीक है, एग्ज़ाम में आए हैं सारे क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किसके कारण होती है सर? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब फ्यूज हो जाना। फ्यूज होना मतलब दो लाइटर जब एटम्स जुड़ेंगे, जैसे दो हाइड्रोजन एटम जुड़े लाइटर हैं, जब ये जुड़े तो क्या मिला? हीलियम मिलेगा ना, 2He4 2He4 और एनर्जी मिलेगी, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है सोलर एनर्जी का कारण है। ठीक है, विच फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉज ऑफ सोलर एनर्जी? कौन सा है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें ना सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 वोल्ट पर मीटर ना, 1 वोल्ट पर मीटर। क्या कह रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 1 वोल्ट पर मीटर है, 1 वोल्ट पर मीटर है। इफ़ 1 वोल्ट पर मीटर इफ़ बी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर रखा है, बी एंड सी मार्क अलोंग द मीटर स्केल 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। मतलब डेल्टा एक्स आपसे कह रहा है, ये 1 दे रखा है, डेल्टा पोटेंशियल ग्रेडियंट यही होता है। और डेल्टा एक्स कैसे निकलता है? डेल्टा एक्स 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 60 माइनस 30 दिस इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। आंसर ये वोल्ट में दे रखा है तो 0.3 मीटर आएगा। तो आपसे क्या निकलवा रहा है? देन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकल जाएगा, डेल्टा वी बराबर 1 इंटू ये 1 दे रखा है ना वोल्ट मीटर, 1 इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये 1 वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ये इसकी यूनिट होगी, इसकी मीटर होगी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.3 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 0.3 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 0.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने बता रखा था आपको, एक होता है स्टेशनरी चार्ज, एक होता है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टेशनरी तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि मूविंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है सर। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दोनों को प्रोड्यूस करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और था, नहीं लिया कि मैंने, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन था यार एक। चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू टेलीविजन। टेलीविजन से रिलेटेड क्या नहीं है कह रहा है वो। ठीक है, तो टेलीविजन से रिलेटेड स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं, ये लेज़र से रिलेटेड है। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्कैनिंग हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, टेलीविजन ट्रांसमीटर हो गया, ये सब टेलीविजन से रिलेटेड हैं। केवल स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं है। ये किससे है? लेज़र से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द रेडियस ऑफ पाथ मूविंग पार्टिकल, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर आप जानते हैं, आर की वैल्यू एक्चुअली जो होती है ना सर, mv/qb होती है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू mv, तो कोई दिक्कत है अगर इनको फिक्स कर दिया जाए तो? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है ये, bq। तो ये mv क्या होता है? p बराबर mv होता है ना, मोमेंटम कहते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका आंसर, रेडियस ऑफ पाथ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर? मोमेंटम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए सर, न्यूक्लियर रिएक्टर जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। नाम कौन कौन से नाम सुने होंगे? आपने उसमें नाम सुना होगा, कूलेंट का नाम सुना होगा, मॉडरेटर का नाम सुना होगा, और फिक्शनल मटेरियल जो जलता है मटेरियल उसका नाम सुना होगा। रेडियो आइसोटोप के बारे में वहाँ पे नहीं सुना होगा आपने। तो ये रेडियो आइसोटोप इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर में पार्ट नहीं होगा। नॉट कह रहा था ना, ये देखो नॉट एन एसेंशियल पार्ट कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर रेक्टिफायर सर्किट। सर देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेक्टिफायर सर्किट के लिए ना सर एसेंशियल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल, रेक्टिफायर सर्किट के लिए डायोड का होना जरूरी है। ठीक है, डायोड का होना जरूरी है, वोल्ट मीटर, ट्रायोड, ट्रांसफार्मर जरूरी नहीं है, डायोड का होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज होते हैं ना मैग्नेट बनाने के लिए, आपके कौन से मटेरियल यूज होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज होते हैं। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपको पता होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो खुद ये Fe हो गया आयरन, और निकिल हो गया, क्या हो गया, निकिल हो गया, और कोबाल्ट हो गया। ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। तो ये यूज होते हैं मैग्नेट बनाने के लिए सर। ठीक है, किसके लिए यूज होते हैं, मैग्नेट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको याद कर लेना है पिक्चर, केवल ससेप्टिबिलिटी के लिए याद करना सर। ठीक है, अगर आप बात करें मेरे से ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसको जाई से डिनोट करते हैं, जाई एम से डिनोट करते हैं, एम लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू होता है 1/h के इक्वल होता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, H जो है आपकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है। दूसरी चीज़, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कहीं यूनिट, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन लेस होगी, ये डायमेंशन भी नहीं होती, इसके डायमेंशनल फार्मूला इसका नहीं बनेगा सर। ठीक है, तो अब ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या हो सकती है, जीरो तो नहीं हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती, -1 से लेके 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में नंबर आते हैं। देखो ये क्या है, 0 है, ये -1 है, ये तो हो सकता है, यहाँ पे गोला बना देता हूँ ओपन, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये इन्फिनिटी 1 तो कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप क्या है, -1 है ना इसमें, देखो ये -1 है। ठीक है सर, ये पिक्चर आप याद कर लेना, आपको अगर क्वेश्चन बनेगा ससेप्टिबिलिटी का तो यहीं से बनेगा, देखो ये है। ठीक है, म्यू आर के बारे में अगर बताता हूँ मैं, अगर आपको म्यू आर की अगर बात करें, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है ये। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक पे अभी समझाता हूँ। म्यू आर भी अगर आप देखना चाहो इसको भी याद कर लेना, म्यू आर की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करती है ना, और म्यू आर केवल इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, म्यू आर को देखना। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे उनके लिए इसकी वैल्यू 0 से एप्सिलॉन स्टार के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और दूसरे कौन से सब्सटेंस हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके लिए 1 से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका मैग्नेट बनाया जाता है उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी 1 से। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें जो यूज हो रही हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे म्यू आर की मैं बात कर रहा था सर, म्यू आर को क्या कहते हैं, ये क्या होता है, म्यू आर जो होता है बी और बी नॉट का रेशियो होता है। अब बी की अगर आप बात करोगे तो बी क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है पर यूनिट एरिया पर, और बी नॉट क्या चीज़ है, फ्लक्स डेंसिटी है। अब ये दोनों चीज़ बी और बी नॉट एक ही होंगी, तो इसका मतलब इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका मतलब इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ठीक है, कौन, म्यू आर। और एक और यूज होता है सर म्यू जीरो, अगर आप मेरे से कहोगे तो म्यू जीरो जो होता है ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। फ्री स्पेस जैसे एप्सिलॉन नॉट होती थी, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपको मैं ये समझा पाया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल की -1 होती है। लाई तो इसके बीच में करती है, लेकिन जो आइडियल डायमैग्नेटिक होगा वो -1 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पिक्चर को आप ऐसे ही याद कर लेना सर। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो बहुत ही आसान है, आपको मैंने बढ़िया तरीके से करा रखा है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देख रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी है सर, पहले उनको देखिए। होता क्या है, ये कह रहा है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट इतने से इतना। तो कौन सी सीरीज बनेगी ये, 1/λ बनता है ना, 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या बना, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ मतलब n का स्क्वायर, n मतलब n2 लिखा था मैंने शायद वहाँ पे। तो n2 की वैल्यू क्या है, n2 बराबर 2, 3, 4 सब जंप करके फर्स्ट में आ रहे हैं,
तो कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज है सर। कौन सी है? लाइमन सीरीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग फर्स्ट ऑर्बिट, ये डेफिनेशन है बोहर मैग्नेट्रॉन की सर। बोहर मैग्नेट्रॉन की डेफिनेशन है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन। अब ये जरा सा मैं इस बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में आपको समझाता हूँ, इससे दूसरा क्वेश्चन भी बनता है एक। वो क्वेश्चन क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी होता क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व करता है एक सर्टेनरी स्टेशनरी ऑर्बिट में। सर्टेनरी स्टेशनरी ऑर्बिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है सर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सर्टेनरी स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है, जिसका जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब कहने का मतलब mvr जो होता है वो n इंटू h/2π के मल्टीपल में होता है सर। तो यहाँ से अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, m इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा होता है और बाहर से एक आर बचा है। मैं निकाल के समझा रहा हूँ, आपको ये पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, इससे अगर ये पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। देखो क्या आएगा, ये एम क्या मिलेगा, ये एम क्या आर स्क्वायर ओमेगा ना सर, बराबर NH/2π। ज़रा सा इसको और मॉडिफाई अगर मैं करता हूँ तो मैं पाऊँगा आर स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा NH/2πm के बराबर आएगा। इक्वेशन ए मान लेता हूँ इसको, ठीक है। और साथ में हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है ना सर, मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M की जो वैल्यू होती है वो होती है I इंटू ए, ठीक है, I इंटू ए। पूरा डेरिवेशन एक्चुअली अगर सॉल्व मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व किया जाए तो ये निकल के आता है 1/2 इंटू ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब ये जब मैं ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रखूँगा ना, ये देखो NH/ इतना, तो ये यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल जाएगी, m की वैल्यू मिलेगी। m बराबर क्या मिल जाएगा सर, m बराबर जो मिल जाएगा m बराबर देखो इसकी वैल्यू उठा के रख दो ना, तो n इंटू बचा कितना, n इंटू यहाँ से बचेगा कितना, आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ ना मैं, आर ओमेगा स्क्वायर की, तो NH/2πm रखेंगे हम। तो n को बाहर लिख दिया मैंने, तो बचा कितना, n को जब मैं बाहर लिख देता हूँ तो ये बचता है EH अपॉन कितना, 4πm बचेगा ना, एक 2 ये है एक्चुअली, 4πm बचेगा। तो ये जो m का मान आया ना सर, m का मान, ध्यान से सुनो मेरी बात को, m का मान क्या निकल के आया, n इंटू म्यू बी। ये जो म्यू बी है ना इतने सब कुछ में, n इंटू म्यू बी, यही बोहर मैग्नेट्रॉन है। और ये म्यू बी की जो वैल्यू आती है, क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, ये म्यू बी की वैल्यू पूछता है सर, ठीक है। तो म्यू बी की वैल्यू होती है सर EH/4πm। ये पूछा गया है कितनी बार, ये बोहर मैग्नेट्रॉन है। क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलेटिंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन। और उसकी वैल्यू जो होती है ये निकल के आती है। जब आप, ये कांस्टेंट है, जब आप इसको सॉल्व करोगे सर, सॉल्व करके निकल के आता है पूरा, जब सॉल्व किया आपने 9.27, क्या पता कभी ये पूछ ले, 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू बी। बोहर मैग्नेट्रॉन की ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अगर आप डिफाइन करना चाहें और भी बोल सकते हैं इसको, ये क्या होता है, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन ऑर्बिट एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, उसको कहते हैं आप बोहर मैग्नेट्रॉन सर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। जी सर, अगला क्वेश्चन कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शो हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस जो दिखाते हैं ना सर, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको दिखाएंगे, ठीक है। कौन दिखाएंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम शेप करंट कैन बी पास्ड इन। मैक्सिमम शेप करंट ये 10 ओम रेजिस्टेंस होगा, 10 किलो ओम लिखा है, 10 किलो ओम लिखा है सर,
और 4 वाट के लिए बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या निकालना है इसमें, मैक्सिमम सेव करंट। मैक्सिमम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, हमने फॉर्मूले पढ़े थे पावर के लिए, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई पढ़ा था हमने पढ़ा था आई स्क्वायर आर होता है, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, P मतलब कितना 4 अपॉन आर कितना है 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 ना, किलो ओम कह रहा है, 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 होगा फिर ये, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 4 हो गया, तो ये कितना हुआ 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 हुआ है। तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर आई निकालेंगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ठीक है। ये किस में आया आपका 2 इंटू करंट आई एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में आई गए, लेकिन यहाँ मिली एम्पियर में दे रखी है, तो मेरे ख्याल से क्या होनी चाहिए फिर, मिली एम्पियर में निकाल लो, ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, बता तो दिया हमने। और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल पोटेंशियोमीटर शुड बी, सर आइडियल पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी सर, ठीक है। आइडियल पोटेंशियोमीटर जो वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करता है, हाँ ये आइडियल क्या कह रहा है, पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, वो इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन लॉरेंस फोर्स पे रिलेटेड है, देखो द फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय ए पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता था, और लॉरेंस फोर्स तो होता था। अब आप बताओ लॉरेंस फोर्स की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, लॉरेंस फोर्स की अगर हम बात करें तो लॉरेंस फोर्स की वैल्यू क्या थी सर, अगर आपने पढ़ा है लॉरेंस फोर्स तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो F होता है वो Q नॉट ऑफ V क्रॉस B के बराबर होता है। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, देखो ये है Q नॉट V क्रॉस B, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, सर अल्ट्रासोनिक वेव की प्रॉपर्टी, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं आएगा ना यार, द वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, गलत है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है अल्ट्रासोनिक वेव, देयर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो यही गलत हो गया है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये तो सही भी मान लिया जाए, तो ये वेलोसिटी साउंड आ गया, देयर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 220 किलो हर्ट्ज, ये बिल्कुल सही है, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू यस वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव की प्रॉपर्टी आ जाएंगी सर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप करिए। इससे पहले अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके पहले पुराने लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इनको करने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। पुराने लेक्चर अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो उनको देखिए सर, जब पुराने लेक्चर देखेंगे तभी जाके इनको फ़ायदा भी होगा। एक बार आप सुन तब भी लीजिए, अभी नोट्स बनाने का कोई समय नहीं है, आप इनको सुनिए, सुनने के बाद इनको करिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो जाता है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे वो विस्कोसिटी का शांता गुणांक पढ़ाया था ना मैंने, उसका आप वो पढ़ देना, बीमी सूत्र पढ़ देना, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, पार्शिक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं ये पढ़ देना, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म एसिलेशन से कोई वस्तु को ऊपर को फेंकते हो तो त्वरण कितना होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है का उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, ठीक है। ये पढ़ देना, प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ देना, प्रत्यास्थता गुणांक का वो क्या निकालना, उसका यूनिट डायमेंशन निकालना, ठीक है ना। और आप लगभग मैंने सारी चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है। तो ये इनको आप रिवाइज करते रहिए, आपको रोज़ ये पेपर एक मिलेगा ही, ठीक है। तो इतना करिए फिर आप, उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें सारे क्वेश्चन तो कर दिए ना, एक उसका क्वेश्चन था यार, इसमें एक क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया मैंने, चलो उसको अगले लेक्चर में करेंगे फिर।
रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन था ना एक, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन नहीं करा रखे हैं एक्चुअली मैंने।